हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2013 में लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू 135 A13 0179 B 001 11 15। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। देन हमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। ए और बी कहाँ से हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है देर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम्स ऑफ ए आर एल आई। सेकेंड, देर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ एक्स इक्वल टू जीरो एज द ओनली सॉल्यूशन। थर्ड में है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए स्पैन अ थ्री डायमेंशन सबस्पेस ऑफ आर फाइव। एंड फोर्थ में है देर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक ऑफ ए इक्वल टू टू। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ये दी हुई है, ए इक्वल टू 135 A13 0179 B 001 11 15। 3x5 की मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी अगर हम रैंक देखें तो देखो यहाँ पे ये पाइवोट मिलेगा, ये पाइवोट एंड ये पाइवोट। तो इसकी रैंक क्या हो सकती है, नंबर ऑफ पाइवोट की इक्वल होती है, तो यहाँ से इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसकी अगर रैंक 3 आ गई फॉर एवरी ए बी, अगर हम यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू 0 रखें, बी की वैल्यू भी 0 रखें, क्योंकि प्लस माइनस है तो वैसे भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्लस में वैल्यू आएगी या फिर माइनस में सपोज कोई वैल्यू आएगी तो उससे तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 0 भी रख देते हैं तो भी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होगी, 3 होगी। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी मैट्रिक्स की, 3। तो अब देखिए फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से ही डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ में ये दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक इक्वल टू 2, बट रैंक तो क्या है, 3 है, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए स्पैन अ थ्री डायमेंशन सब स्पेस ऑफ R5। मतलब यहाँ पे हमें रो स्पेस की डायमेंशन दी है 3। तो अब हम ये देखते हैं रो स्पेस की डायमेंशन क्या है। तो देखो हमें पता है जो रो स्पेस की डायमेंशन होती है वो मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल होती है, और मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इक्वल टू 3। एंड ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ एक्स इक्वल टू जीरो एज द ओनली सॉल्यूशन। देखो इसके लिए भी हमारे पास स्टेटमेंट होता है, इफ़ ए एक्स इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ हो तो उसमें अगर रैंक जो हो वो n से लेस हो, जैसे m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, तो जो रैंक हो वो अगर इस n से लेस हो देन सिस्टम के पास में इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस होते हैं। एंड अगर रैंक जो हो वो n के इक्वल हो देन x इक्वल टू जीरो इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो देखो हमारे पास रैंक क्या है, 3 है, और हमारे पास n की वैल्यू क्या है, यहाँ से n की वैल्यू क्या है, ये 3x5 की मैट्रिक्स है तो m तो 3 है एंड n क्या है हमारे पास 5 है, और रैंक हमारे पास 3 है। तो हमने देखा था स्टेटमेंट से, अगर r इक्वल टू n हो, मतलब अगर रैंक और यहाँ पे n की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए देन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो इज़ द ओनली सॉल्यूशन। बट यहाँ पे तो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल की कंडीशन में तो x इक्वल टू जीरो इज़ द ओनली सॉल्यूशन, ये कंडीशन नहीं होगी सेटिस्फाई, देन इस वजह से सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम्स ऑफ ए आर एल आई। अब देखो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स की रैंक होती है वो नंबर ऑफ एल आई रोज या फिर नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स के इक्वल होती है। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक 3 है एंड यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 5 है। अगर हम ए और बी की कोई भी वैल्यू रखें तो भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रैंक तो 3 मिलेगी विच इज़ लेस देन 5, देन ये ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो और वैसे भी ये पार्ट बी से क्वेश्चन है, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो बाकी के वैसे ही डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A linear transformation T rotates each vector in R2 clockwise through 90 degree. थीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 90 डिग्री। देन द मैट्रिक्स T रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस 1001 इज, मैट्रिक्स T फाइंड करनी है, इनमें से कौन सी होगी। एंड देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिया हुआ है, T जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेट्स ईच वेक्टर इन R2 क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री। तो देखो इसके लिए हम स्टेटमेंट जानते हैं, वी नो दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट्स ईच वेक्टर थ्रू थीटा एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज, मतलब जो टी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, अगर थीटा डिग्री से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, थीटा हम यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, थीटा को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा -90। तो अप्लाई करेंगे तो टी ए बी इक्वल टू कोस 90। अब कोस जो है वो तो इवन फंक्शन है, देन यहाँ पे कोस -90 तो कोस 90 हो जाएगा। तो ए कोस 90 डिग्री
माइनस, अब b जो है ये जो साइन है यहाँ पे साइन तो ओड फंक्शन है तो ये तो आ जाएगा b साइन माइनस 90, फिर यहाँ से ऐसे ही a साइन माइनस 90 एंड b कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे 0, तो वैल्यू क्या बचेगी सिर्फ b साइन 90 डिग्री एंड माइनस a साइन 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या आ जाएगा टी ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। अब ये अप्लाई करेंगे हम, स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास दिया हुआ है 1001, तो पहले 10 लेके चलेंगे, जो बेसिस है उसमें क्या है 10 एंड 0 1, तो यहाँ से पहले ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे तो T10 इक्वल टू, अब हमारे पास टी ए बी क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन टी ए बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये अप्लाई करेंगे तो T10 क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। अब ये जो वैल्यू मिली है इसे हम बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले 0 इंटू 10 प्लस माइनस 1 इंटू 0 1, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकेंड वाली कंडीशन लेके चलेंगे बेसिस में से, तो T01 इक्वल टू 10 आ जाएगा एंड फिर इसको बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 1 0 प्लस 0 इंटू 0 1, तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये जो इसके जो कोफिशिएंट्स है इनको हमें कॉलम की फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास यहाँ से पहले ये 0 फिर ये -1, ये 0 ये -1, फिर ये 1 ये 0 ये 1 ये 0। अब ये मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में दी हुई है, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये बनी 0 -1 1 0, देन सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, consider R3 with the standard inner product, let W be the subspace of R3 spanned by 1 0 minus 1, then which of the following is a basis for the orthogonal complement of W? फर्स्ट में है 1 0 1 0 1 0, सेकेंड में 1 2 1 0 1 1, थर्ड में है 2 1 2 4 2 4 एंड फोर्थ में है 2 -1 2 1 3 1 एंड -1 -1 -1। तो हमें इन चारों में से बेसिस बताना है कौन सा होगा W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो देखिए पहले तो बेसिस क्या होता है, बेसिस के लिए फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है LI वेक्टर होने चाहिए, जितने भी वेक्टर्स है वो सब क्या होने चाहिए LI होने चाहिए। बेसिस के लिए हम डेफिनेशन देखते हैं, अ सबसेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF is said to be a basis of VF if S consists of Li vectors and second S generates VF. And orthogonal complement की definition, the set of all vectors that are orthogonal to W is called orthogonal complement of W. And orthogonal का मतलब जैसे U and V अगर orthogonal है तो उसका मतलब उनका जो inner product होगा वो क्या होगा 0 होगा। हमारे पास एक और statement होता है, a vector X is in W orthogonal if and only if X is orthogonal to every vector in a set that spans W। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं, हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ W सबस्पेस है स्पेन बाई 1 0 -1, तो हम इसे लिख सकते हैं W इक्वल टू स्पेन ऑफ 1 0 -1। देन फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास ये वेक्टर्स क्या दिए हुए 1 0 1 0 1 0, तो ये बताना है कि ये बेसिस फॉर्म करेंगे W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो कोई वेक्टर जैसे हमने देखा X अगर W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये W के स्पेनिंग सेट में जितने वेक्टर्स हैं उनसे क्या होना चाहिए ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल का मीन्स इनका अगर जो इनर प्रोडक्ट हम चेक करें वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें, एक तो हम इसको ये चेक करेंगे पहले क्या ये LI है, क्योंकि बेसिस होने के लिए ये LI होना चाहिए, तो या तो हम इसे ऐसे चेक करें C1 1 0 1 प्लस C2 0 1 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो C1 भी 0 मिलेगा C2 भी 0 मिलेगा, तो ये LI है। एक तो हम इस कंडीशन से देख सकते हैं, या फिर हम मैट्रिक्स से देखें 1 0 1 0 1 0, तो इसकी रैंक क्या है, हमारे पास 2 नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक क्या है 2 है, एंड अगर इसकी रैंक 2 है तो इसका मतलब इसके पास में LI कॉलम्स या फिर LI जो रोज हैं वो कितनी है 2 है, तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि ये LI है। एंड फिर हमें सेकंड कंडीशन ये चेक करनी है कि ये जो मतलब यहाँ पे ये अगर 1 0 1 को लेके चलें तो ये और ये जो स्पेनिंग सेट से जो वेक्टर लेके चलेंगे हम 1 0 -1, ये दोनों ऑर्थोगोनल होने चाहिए। इसी तरह से मतलब इसका और इसका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, एंड फिर सेकंड कंडीशन में 0 1 0 एंड 1 0 -1 इसका इनर प्रोडक्ट भी 0 आना चाहिए। पहले इसका और इसका सपोज ये U है एंड ये V है, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास यहाँ से ये 1 0 1 डॉट 1 0 -1, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखो 1 डॉट 1 1 0 प्लस में 0 एंड -1, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह से इस वेक्टर को और इस वेक्टर को लेके चलेंगे तो इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास ये भी 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बेसिस फॉर्म करेगा किसके लिए W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्योंकि LI भी मिल गया एंड ये इसका जब इनर प्रोडक्ट चेक करेंगे हम तो वो भी हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ये वेक्टर्स दिए हुए हैं
तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पहले इनको LI चेक करेंगे। तो या तो हम मैट्रिक्स बना के कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम चेक कर सकते हैं ये LI है या फिर LD है, या फिर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं C1 1 2 1 प्लस C2 0 1 1 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, C1 और C2 दोनों 0 आने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा C1 इक्वल टू भी 0, एंड जब C2 यहाँ से C2 मल्टीप्लाई होगा तो C2 इक्वल टू भी 0। तो C1 C2 0 मिल गए, तो ये LI तो है, बट अभी हमें क्या करना है, इनर प्रोडक्ट और चेक करना है। तो पहले इस वेक्टर का, ये जो स्पेनिंग सेट में वेक्टर है, इसके साथ में इनर प्रोडक्ट करेंगे, फिर इस वेक्टर का इसके साथ इनर प्रोडक्ट। तो अगर ये भी 0 आया देन ये बेसिस फॉर्म करेंगे W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो पहले जब हम फर्स्ट का करेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, बट सेकंड का जब हम इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास -1 आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 0 + 0 एंड ये 1.1 -1, तो यहाँ से ओवरऑल हमें -1 मिलेगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होगा नहीं, देन सेकंड ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड में पहले हम LI चेक करेंगे, तो हम इसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे, इसे हम इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे पाइवोट बनाएंगे, तो ये वाली एंट्री को 0 बनाना है। अब देखो हमारे पास ये एक रो पूरी क्या आई, 0 आ गई। तो अगर एक रो पूरी ऐसे 0 आ जाए तो फिर वो LI की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो ये LD हो जाएगा, और LD की वजह से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन में भी पहले हम LI कंडीशन ही चेक कर लेते हैं। तो जब हम ये इससे मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें देखो हमारे पास ये वेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इनसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो किस तरह से मैट्रिक्स बनेगी, 2 -1 2 1 3 1 -1 -1 -1, ठीक है। फिर इसे इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमारे पास तीनों नॉन जीरो रो आएगी, तब तो ये LI हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसको इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक रो पूरी 0 आ गई, एंड अगर ये पूरी रो 0 आ गई इसका मतलब ये तो LD है, क्योंकि एक वेक्टर हमारे पास LD मिल जाएगा। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तो इनकरेक्ट हो गया, एंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट T such that Rn to Rn be a linear transformation, then which of the following statement implies that T is bisective? फर्स्ट में है nullity T equal to n, सेकंड में है rank of T equal to nullity of T equal to n, थर्ड में rank plus nullity equal to n, एंड फोर्थ में rank minus nullity equal to n। तो देखिए इसके लिए बस एक स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट क्या होता है, लेट T such that V to V be a linear operator and if V is finite dimensional then rank of T minus nullity of T equal to dimension V implies that T is bisective। और हमारे पास यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो ये इम्प्लाई करे, implies that T is bisective। तो अगर स्टेटमेंट से देखें तो rank of T minus nullity of T equal to n, ये वाली कंडीशन होने पे क्या इम्प्लाई करेगा, T is bisective। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, एंड बाकी की तीनों डिस्कार्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट A belongs to M10 C, it means that the vector space of 10 cross 10 matrices with entries in C। let WA be the subspace of M10 C spanned by A की पावर n, फिर n is greater than equal to 0, then choose the correct statements। फर्स्ट में है for any A dimension of WA less than equal to 10, सेकेंड में है for any A dimension is less than 10, थर्ड में है for some A 10 is less than dimension of WA is less than 100, एंड फोर्थ में है for some A dimension of WA equal to 100। तो हमें ये जो WA सब स्पेस है इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ये जो A है उसमें किस तरह की मैट्रिक्स है, 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है विथ एंट्रीज इन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम देखें A 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा की पावर 10 प्लस A 9 लैम्डा की पावर 9 प्लस A 8 लैम्डा की पावर 8 अप टू A 0 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब वी नो दैट बाय केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन हम लिख सकते हैं A की पावर 10 प्लस A 9 A की पावर 9 अप टू A 0 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। एंड यहाँ से अगर A की पावर 10 को लिखे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस A0 प्लस A1A अप टू A9 A की पावर 9। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये जितने भी हैं इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ये लिखा गया है। देन इसके जो सब स्पेस होगा उसमें क्या आ जाएगा, W इक्वल टू स्पैन ऑफ A0 A1 एंड अप टू A9, या फिर लिख सकते हैं W इक्वल टू स्पैन ऑफ 1A अप टू A9। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन क्या मिल जाएगी, अगर ये सारे LI हुए देन डायमेंशन 10 होगी, अगर ये सारे के सारे वेक्टर्स LI हुए देन तो डायमेंशन 10 होगी, अदरवाइज डायमेंशन लेस देन 10 होगी। तो यहाँ से हमें मिल गया डायमेंशन ऑफ WA लेस देन इक्वल टू 10। तो अब ऑप्शन को देख लेते हैं, फर्स्ट में यही दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ WA इज लेस देन इक्वल टू 10, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी ये तीनों इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से आया क्वेश्चन है, लेट A बी ए कॉम्प्लेक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विथ A क्यूब इक्वल टू -1,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट में है ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, सेकेंड में है ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, थर्ड में ए इज ट्रायंगुलराइजेबल ओवर सी, एंड फोर्थ में है ए इज नॉन सिंगुलर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 क्रॉस सी की मैट्रिक्स और कंडीशन है साथ में ए क्यूब इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर ए क्यूब इक्वल टू -1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स क्यूब -1, या मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू -1 या फिर एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। देन यहाँ से अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के रूट्स क्या आ गए -1 और x इक्वल टू +1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a के पास में डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, एंड अगर इसके पास में डिस्टिंक्ट रूट्स हैं देन a इज डायगोनलाइजेबल ओवर c। तो ऑप्शन को देखिए, अब सेकंड में यही दिया हुआ है a इज डायगोनलाइजेबल ओवर c, देन ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया हुआ है ट्रायंगुलराइजेबल, तो अगर कोई मैट्रिक्स है c में और अगर वो डायगोनलाइजेबल है देन वो ट्रायंगुलराइजेबल भी होती है। तो यहाँ से अगर ये डायगोनलाइजेबल है इम्प्लाई करेगा ये ट्रायंगुलराइजेबल भी होगी। तो बी और सी तो ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब देखिए, अगर हम यहाँ से एक इस तरह से कंसिडर करें, अगर हम मैट्रिक्स ए को माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर करें, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस सी की जिसकी सारी एंट्रीज क्या -1 है। तो हमने कुछ इस तरह से मैट्रिक्स को कंसिडर किया, ए इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, तो हमें ए क्यूब मिल जाएगी माइनस आइडेंटिटी। हमारे पास ये तो कंडीशन दी हुई है ए क्यूब इक्वल टू -1, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, -1 -1 -1। अगर हम मैट्रिक्स को इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं माइनस आइडेंटिटी, तो इसकी आइगन वैल्यू सारी ये होगी -1 -1 -1। तो इसके पास में तो सारी आइगन वैल्यू सेम है। तो अब ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट में है ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, बट अगर हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया तो वहाँ से तो इसके पास में सारी आइगन वैल्यू सेम है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ में है ए इज़ नॉन सिंगुलर, तो देखिए यहाँ से भी अगर हमने देखा तो इसके पास में जो रूट्स आए हैं उनमें 0 वैल्यू कभी भी नहीं आ रही है। मतलब यहाँ से जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी तो या तो हमारे पास x इक्वल टू -1 आएगा या फिर हमारे पास x की ये वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। तो x की हमारे पास 0 वैल्यू नहीं आई, मतलब इसके पास में इसकी एक आइगन वैल्यू 0 तो हमें मिल ही नहीं रही है, एंड अगर इसकी आइगन वैल्यू 0 नहीं मिल रही है तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। तो इस क्वेश्चन के बी, सी एंड डी ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। अ लीनियर ऑपरेटर टी on a complex vector space V has a characteristic polynomial x cube into x minus 5 की power 2 and minimal polynomial x square x minus 5. Then which of the following statements are correct? First में है the Jordan form of T is uniquely determined by the given information. Second में है there exists exactly 2 Jordan block in the Jordan decomposition of T. Third में है the operator induced by T on the quotient space V upon kernel of T minus 5i is nilpotent where I is a identity operator. एंड फोर्थ में है द ऑपरेटर इंड्यूस्ड बाई टी ऑन द क्वोशिएंट स्पेस वी अपॉन कर्नेल ऑफ टी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है टी एक लीनियर ऑपरेटर है, तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर डिफाइन होता है जिसमें डोमेन एंड को डोमेन दोनों सेम हो, जैसे वी से वी पे डिफाइन है, ठीक है। एंड जो लीनियर ऑपरेटर होता है उसमें कर्नेल ऑफ टी क्या होता है, 0 होता है। लीनियर ऑपरेटर के लिए कर्नेल 0 होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 की पावर 2। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में अगर हम ये पावर देखते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एम को। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू 0 के लिए एम क्या होगी, 3 होगी क्योंकि इसकी पावर 3 है। इसी तरह से आइगन वैल्यू 5 के लिए एम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा उसमें किस आइगन वैल्यू के लिए कितने हाईएस्ट ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। जैसे हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू 0 के लिए जो ब्लॉक बनेगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में उसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 होगा क्योंकि इसकी पावर 2 है। देन फॉर लेमडा इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1 ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2 एंड अदर लेस देन और इक्वल टू 2। इसके बाद में जितने भी ब्लॉक बनेंगे वो या तो 2 ऑर्डर के बनेंगे या फिर 2 ऑर्डर से कम के बनेंगे। इसी तरह से 5 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 ऑर्डर का एटलीस्ट 1 ब्लॉक बनेगा, उसके बाद में जितने भी ब्लॉक बनेंगे वो या तो 1 ऑर्डर के बनेंगे या उससे कम के। अब 1 से कम तो क्या बनेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा। तो अब इसकी जैसी फॉर्म देखें तो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे आइगन वैल्यू 0 के लिए एक जो ब्लॉक बनेगा वो एटलीस्ट
मतलब जो इसका एक ब्लॉक होगा वो 2 ऑर्डर का तो बनेगा। तो यहाँ पे हमने आइगन वैल्यू 0 के लिए 2 ऑर्डर का ब्लॉक बना दिया। अब ऑर्डर 2 का ब्लॉक किस तरह से बनता है, ये दोनों आइगन वैल्यूज़ को तो डायगोनल पे रखते हैं, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो ये 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बन गया। अब आइगन वैल्यू इसकी 0 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3 है, मतलब जो 0 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब 2 आइगन वैल्यू तो यहाँ पे ही कंप्लीट हो गई 0 0। अब जो हमने बताया था कि जो सेकंड जो ब्लॉक बनेगा वो या तो ऑर्डर 2 का ही होगा या फिर इससे कम का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं बन सकता। वो डिपेंड करता है कि उस आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो यहाँ पे 2 तो ये कंप्लीट हो गई, अब 1 बची, तो इसका मतलब जो सेकंड ब्लॉक बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 1 क्रॉस 1 का। अब तीनों आइगन वैल्यू कंप्लीट हो गई है 0 0 0। तो अब 5 आइगन वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे 5 के लिए 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का ब्लॉक बन गया। अब इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो सेकंड बनेगा इसके लिए वो भी 1 क्रॉस 1 का ही बनेगा। तो ये हमारे पास जेसी फॉर्म बन गई। ये जो जेसी फॉर्म बनी है ये यूनिकली डिटरमाइंड है। देन अब ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट में यही दिया हुआ है यूनिकली डिटरमाइंड, देन फर्स्ट करेक्ट हो गया, एंड सेकंड में दिया हुआ है देयर आर एक्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक इन द जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ टी, देन ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है, द ऑपरेटर इंड्यूस्ड बाई टी ऑन द क्वोशंट स्पेस वी अपॉन कर्नेल ऑफ टी माइनस 5 इज नील पोटेंट। ठीक है, तो इसको और चेक करते हैं हम। तो देखिए इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5। Then according to primary decomposition theorem, V is isomorphic to W1 operator W2, where W1 equal to kernel of T square, यहाँ से अगर हम लिखें तो kernel of T square, and W2 equal to kernel of यहाँ पे T minus 5i। ठीक है, यहाँ से W1 तो kernel of T square and W2 equal to kernel of T minus 5i। Then ये क्या imply करता है, V upon W2 is isomorphic to W1। It means that V upon kernel of T minus 5i is isomorphic to kernel of T square। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो v अपॉन कर्नेल ऑफ t माइनस 5i है वो क्या है, नील पोटेंट है यहाँ से। तो अब देखिए, क्योंकि देखिए हमारे पास कर्नेल ऑफ t इक्वल टू 0 है, देन कर्नेल ऑफ t स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, t इज़ नील पोटेंट, सॉरी v अपॉन कर्नेल ऑफ t माइनस 5i इज़ नील पोटेंट। तो अब ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स q एंड p गिवन बाई q x y z w इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस पी डब्ल्यू स्क्वायर एंड p x y z w इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड डब्ल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट में है p एंड q आर इक्विवेलेंट ओवर c इफ b एंड c आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकेंड में p एंड q आर इक्विवेलेंट ओवर r if b and c are non-zero real numbers। थर्ड में p and q are equivalent over r if b and c are non-zero real numbers with p negative। एंड फोर्थ में है p and q are not equivalent over r if c equal to 0। तो देखिए हमें पता है कोई भी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इक्विवेलेंट कब होती है, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर c आर आइसोमॉर्फिक इफ दे हैव सेम रैंक। मतलब अगर वो इक्विवेलेंट है या फिर आइसोमॉर्फिक है तो वो कब होगी, c में होने के लिए अगर उनके पास में रैंक सेम हो, एंड आर पे इक्विवेलेंट होने के लिए एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर आर इज आइसोमॉर्फिक और इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम रैंक एंड सिग्नेचर। मतलब आर के लिए तो हमें रैंक और सिग्नेचर दोनों चेक करनी है और सी के लिए हमें ये चेक करना है कि उन दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए रैंक सेम होनी चाहिए। पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू दी हुई है इसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है इसका मतलब एक्स डॉट एक्स, तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर एक्स वाई के साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जेड के साथ भी नहीं, डब्ल्यू के साथ भी नहीं, तो ये एंट्री 0 आ गई। फिर इसी तरह से वाई स्क्वायर है तो वाई यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे वाई आएगा, तो ये वाली एंट्री 1 हो जाएगी। फिर जेड स्क्वायर है तो ये यहाँ पे z और ये z, तो ये वाली एंट्री 1 आ जाएगी। एंड डब्ल्यू स्क्वायर में क्या है, b है, तो यहाँ वाली एंट्री क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। तो अगर ये देखें ये डायगोनल मैट्रिक्स है एक, तो इसके आइगन वैल्यूज डायगोनल की एंट्रीज हो जाएगी 1 1 1 b, ये इसकी आइगन वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर b, ये जो b है ये अगर नॉन ज़ीरो हो, अगर ये वाली b की जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास में 4 नॉन ज़ीरो रो बचेगी। तो अगर b नॉट इक्वल टू 0 है देन इसकी रैंक हो जाएगी 4, और अगर b 0 हुआ तो ये पूरी की पूरी रो कैसी हो गई, 0 हो गई, तो इसके पास में नॉन ज़ीरो रो तो सिर्फ 3 बचेगी। देन इफ p इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ q इक्वल टू 3। अब सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज। यहाँ से हम इसके लिए सिग्नेचर फाइंड करते हैं।
तो देखो पहले तो हमारे पास कंडीशन है अगर बी 0 हुआ तो उस कंडीशन में इसके पास में आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई 1 1 1 0, देन इसकी रैंक भी 3 और इसका सिग्नेचर भी 3। फिर अगर बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ एंड पॉजिटिव हुआ, अगर बी की वैल्यू 0 नहीं हुई एंड पॉजिटिव हुई, क्योंकि बी रियल नंबर्स में से ही बिलोंग कर रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 1 1 1 एंड प्लस बी। तो यहाँ पे इसके पास में पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ कितनी हो गई 4 हो गई। देन सिग्नेचर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। नेगेटिव आइगन वैल्यू 0 है तो यहाँ से इसकी सिग्नेचर आ जाएगा 4। फिर अगर बी नॉन जीरो हुआ एंड नेगेटिव हुआ तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू 3 है एंड नेगेटिव आइगन वैल्यू 1 है, तो हमें क्या मिल जाएगा सिग्नेचर 3 - 1 = 2 एंड रिंग क्या हो गई 4 हो गई। इसी तरह से जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पी दी हुई है इसके लिए मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी हमारे पास, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 c/2 0 0 c/2 0। ठीक है, तो इसके आइगन वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, इसके आइगन वैल्यूज़ आएगी 1 1 c/2 एंड माइनस c/2। तो देखो इसके पास में 1 1 c/2 एंड माइनस c/2, तो यहाँ पे इसके आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, अगर c पॉजिटिव हुआ, सपोज अगर c पॉजिटिव हुआ देन इसके पास में 3 तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी एंड 1 नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी। अगर c नेगेटिव भी हुआ तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो वही सेम कंडीशन होगी। अगर c पॉजिटिव होगा तो भी हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू 3 होगी और नेगेटिव आइगन वैल्यू 1 होगी। एंड अगर c नेगेटिव हुआ तो उस कंडीशन में भी हमारे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू 3 होगी और नेगेटिव आइगन वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से अगर रैंक देखेंगे, अगर c नॉन ज़ीरो हुआ, अगर c नॉन ज़ीरो हुआ तब तो रैंक आ गई इसकी 4, एंड अगर c 0 हुआ तो ये एंट्री 0 ये एंट्री 0, देन इसके पास में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितनी हुई 2 हुई, तो इसकी रैंक आ जाएगी 2। एंड सिग्नेचर देखेंगे तो सिग्नेचर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो वो तो दोनों कंडीशन में 2 ही रहेगी, क्योंकि अगर सी पॉजिटिव हुआ तब तो इसके पास में पॉजिटिव आइगन वैल्यू 3 होगी, एंड अगर सी नेगेटिव भी हुआ तो भी ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी ये वाली नेगेटिव, तो सेम ही कंडीशन रहेगी। देन इसके पास में सिग्नेचर आ जाएगा 2। तो सी में इक्विवेलेंट होने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्या देखना होता है, हमें उन दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो मैट्रिक्स बन रही है उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सिर्फ रैंक बताना होता है सी के लिए, एंड आर के लिए हमें रैंक और सिग्नेचर दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये बोला गया अगर बी और सी क्या हो नॉन ज़ीरो हो तो उस कंडीशन में क्या ये पी और क्यू इक्विवेलेंट होगी सी में। तो हमें देखना है जब बी नॉट इक्वल टू 0 हो तब इसकी रैंक क्या आती है, एंड सी नॉट इक्वल टू 0 हो तब रैंक क्या आती है। तो क्यू में देखो जब बी नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक हमारे पास 4 आ रही है, एंड यहाँ पे इसमें देखो पी में इसके लिए जब सी नॉट इक्वल टू 0 है तब भी रैंक 4 आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म सी के लिए तो क्या है इक्विवेलेंट है, क्योंकि सी में इक्विवेलेंट होने के लिए ये चाहिए कि दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए रैंक सेम आनी चाहिए। तो जब सी नॉट इक्वल टू 0 है देन रैंक 4 है, एंड क्यू में जब बी नॉट इक्वल टू 0 है देन रैंक 4 है, तो रैंक दोनों कंडीशन में सेम है। तो इसलिए जब बी और सी नॉन ज़ीरो है तो पी और क्यू इक्विवेलेंट होगी ओवर सी। सेकेंड ऑप्शन में, फर्स्ट तो करेक्ट हो गया, सेकेंड में क्या है P and Q आर इक्वलेंट ओवर R इफ B एंड C आर नॉन ज़ीरो। अब अगर B और C नॉन ज़ीरो है तो क्या ये R में भी इक्वलेंट होगी। R के लिए हमें सिग्नेचर भी देखना है, तो देखो रैंक तो सेम है दोनों की। अब सिग्नेचर देखो जब यहाँ पे B नॉन ज़ीरो है तो सिग्नेचर क्या मिल रहा है हमें, सिग्नेचर हमें मिल रहा है 4। B नॉन ज़ीरो है तब सिग्नेचर हमें यहाँ पे 4 मिल रहा है और यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो देखो इस कंडीशन में जब B नॉन ज़ीरो है एंड पॉजिटिव है तो सिग्नेचर हमें 4 मिल रहा है, एंड B नॉन ज़ीरो है नेगेटिव है तो सिग्नेचर हमें 2 मिल रहा है। और यहाँ पे जब C नॉन ज़ीरो है, C जब नॉन ज़ीरो है तो जब वो पॉजिटिव है और जब नेगेटिव है दोनों कंडीशन में सिग्नेचर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बट वहाँ पे एक कंडीशन में तो सिग्नेचर 2 है एंड एक कंडीशन में सिग्नेचर 4 है। यहाँ पे हाँ एक कंडीशन में तो सिग्नेचर 2 है एंड एक कंडीशन में सिग्नेचर 4 है, तो दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव वैल्यू है बी नॉट इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव देन सिग्नेचर 4, एंड बी नॉट इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव देन सिग्नेचर 2, और उसमें सिग्नेचर दोनों कंडीशन में 2 आ रहा है, तो ये कंडीशन तो मैच नहीं हो रही क्योंकि सिग्नेचर तो इक्वल नहीं है जब 4 है यहाँ पे और वहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, तो सिग्नेचर सेम नहीं है, तो इस वजह से सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर थर्ड में क्या दिया हुआ है, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट ओवर आर इफ बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स विथ बी इज़ नेगेटिव। अगर बी नेगेटिव है और बी और सी क्या है नॉन ज़ीरो है प्लस बी नेगेटिव है तो क्या उस कंडीशन में ये आर में क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे जब बी नॉन ज़ीरो है एंड क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, तो बी नॉन ज़ीरो एंड नेगेटिव देन सिग्नेचर हमारे पास 2 आ रहा है, और इसमें भी देखो जब सी नॉन ज़ीरो है एंड नेगेटिव है देन सिग्नेचर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रैंक और सिग्नेचर सेम है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर फोर्थ में है पी एंड क्यू आर नॉट इक्विवेलेंट ओवर आर इफ बी
इफ़ सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर सी ज़ीरो के इक्वल है तो पी और क्यू इक्विवेलेंट नहीं है आर में। तो अब हमें चेक करना है सी जब ज़ीरो है, तो जब सी ज़ीरो है तब रैंक क्या है हमारे पास 2 है। और यहाँ पे देखो इस पी के लिए क्यू के लिए हमारे पास कभी भी रैंक 2 नहीं मिल रही है, रैंक 3 मिल रही है, 4 मिल रही है। ठीक है, जब बी ज़ीरो है तब भी 3 है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब 4 है, तो रैंक 2 के तो इक्वल किसी भी कंडीशन में नहीं आ रही है। तो रैंक की जब इक्वल नहीं है तो सिग्नेचर तो हमें चेक ही नहीं करना फिर, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दिया है कि अगर सी ज़ीरो है तो पी और क्यू इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? ऑप्शन ए, सी एंड डी, और बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया।